हेलो सीयूटी एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल सीयूटी प्रिपरेशन। अगर आप सीयूटी 2023 में अपना अटैम्प्ट देने वाले हैं और आपका जो डोमेन है वो पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं यहाँ आपके लिए लाई हूँ 500 एमसीक्यू की ये सीरीज़, जिसमें हम पहले क्लास 12 की जो आपकी दो बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस की, उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। उसके बाद कुछ मैराथन सेशंस, कुछ असर्शन रीजन वाले कुछ क्वेश्चन, कथन कारण वाले जो होते हैं, और कुछ पिक्चर्स से रिलेटेड, वो सारे ही इसी में ही मिलेंगे। 24 आवर्स की वीडियो सीरीज रहेगी और सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन जितने तरीके के बन सकते हैं वो सब इसी में ही कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम से पहले चैप्टर रिवीजन में भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। मैं आप इसी वीडियो सीरीज के अंदर मैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट इतना मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। कौन सी बुक का? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि समकालीन विश्व राजनीति के चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, इतने वीडियोस अपलोडेड है, वो पहले देख लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आज हम करेंगे पार्ट 2। चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हम 16 क्वेश्चन कवर कर चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे। ओके, देख लेते क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन विच ईयर द काउंसिल ऑफ यूरोप वाज फॉर्म्ड? काउंसिल ऑफ यूरोप, यूरोपियन काउंसिल के बारे में हम पहले फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी चीज़ें बातें कवर कर चुके हैं, राइट। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, जितने बन पाते हैं उतने, जितने चैप्टर से बन रहे होंगे उतने सारे क्वेश्चंस खत्म करेंगे आज इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4 को। यूरोप परिषद किस वर्ष गठित की गई? ठीक है, यूरोपीय परिषद किस वर्ष गठित की गई? इन विच ईयर द काउंसिल ऑफ यूरोप वाज फॉर्म्ड? 1949, 1957, 1992 या ऑप्शन डी 2005। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप जो फाउंड हुआ। ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप जो फॉर्म्ड हुआ वो कब फॉर्म हुआ? 1949 में। ठीक है, द काउंसिल ऑफ यूरोप वाज फॉर्म्ड ऑन May 5, 1949 बाय द 10 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। 10 यूरोपियन कंट्रीज मिलकर 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप पहले बनाती है। ठीक है, फिर यूरोपियन काउंसिल बनती है, पहले काउंसिल ऑफ यूरोप बनता है। ये 10 कंट्रीज में कौन कौन सी? बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम। ये सारी कंट्रीज मिलकर काउंसिल ऑफ यूरोप का फॉर्मेशन करती है। कब? ऑन 5 मई, यानी कि 5 मई 1949, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच कंट्री वॉज नॉट इंक्लूडेड इन अ फाउंडिंग कंट्री ऑफ आसियान? आसियान के संस्थापक देशों में कौन सा देश शामिल नहीं था? अब हम यूरोपियन काउंसिल से हट के अब आएंगे हम आसियान के टॉपिक पे। तो आसियान का जो फॉर्मेशन हुआ, पहले तो ये बताइए कि कौन सी कंट्री शामिल नहीं थी। ठीक है, वैसे जो कंट्री शामिल थी वो मैं बताऊंगी आगे की स्लाइड्स पे, पर अभी बताइए कि कौन सा यूरोपियन काउंसिल में के फॉर्मेशन में शामिल नहीं थे, इंक्लूड नहीं थे, फाउंडिंग मेंबर्स नहीं थे। मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया एंड बर्मा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन शामिल नहीं था? तो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। इंडिया एंड बर्मा इज नॉट द फाउंडिंग कंट्री ऑफ आसियान, यानी भारत और बर्मा, यानी जिसे म्यांमार कहा जाता है, म्यांमार कहा जाता है, ये अभी आसियान के संस्थापक देश में शामिल नहीं थे। बाकी हाँ, मलेशिया था, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये सारे कहीं ना कहीं फाउंडिंग मेंबर्स हैं आसियान के, बट इंडिया एंड बर्मा इज नॉट द फाउंडिंग कंट्री ऑफ आसियान। ठीक है, फाउंडेशन में ये शामिल नहीं थे, राइट। नाउ द एसोसिएशन ऑफ साउथ, पहले आसियान की फुल फॉर्म क्या है? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये फुल फॉर्म है। ए से एसोसिएशन ऑफ, एस ई से साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, ए से एशियन नेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? ये इस्टेब्लिश हुआ, इसका जो संघ ये स्थापित हुआ 8 अगस्त 1967 में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन से, बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया गया और तब जाके आसियान यानी द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन
फॉर्म हुआ। कब फॉर्म हुआ? 8 अगस्त 1967। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसके कुछ कंट्रीज की बात करते हैं कि कौन शामिल थे। 5 फाउंडिंग मेंबर थे, बाद में 5 ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसमें थाईलैंड विद द साइनिंग ऑफ आसियान डिक्लेरेशन, बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है, वो डिक्लेरेशन बता दिया, बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन किया जाता है, उससे आसियान का फॉर्मेशन होता है। अब फाउंडिंग मेंबर देखते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 कंट्रीज हो गई। कौन कौन सी याद रखेंगे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इसको किस एक्रोनिम से याद कर सकते हैं? मैंने याद किया हुआ IMP, इंपॉर्टेंट को IMP करते हैं, और ST, ठीक है, ये याद हो जाएगा। I से इंडोनेशिया, M से मलेशिया, P से फिलीपींस, S से सिंगापुर एंड थाईलैंड। इस तरीके से याद कर सकते हैं या अपना कोई एक्रोनिम बना सकते हैं। ये वैसे तो आसियान में 10 मेंबर है, 10 कंट्रीज शामिल हैं, पर ये जो 5 कंट्रीज है ना, ये फाउंडेशन में शामिल थी। इसके फॉर्मेशन में, आसियान के फॉर्मेशन में ये 5 कंट्री फाउंडिंग कंट्री कहा जाता है, फाउंडिंग मेंबर कहे जाते हैं, फाउंडिंग फादर्स कहे जाते हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, राइट। ये 5 फाउंडिंग फादर्स हैं, ठीक है, जो आसियान के। बाद में 5 और कंट्रीज शामिल होती है, टोटल 10 कंट्रीज हैं आसियान में, वो भी हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशली सिलेबस में मेंशन है आसियान के बारे में पढ़ने को। नेक्स्ट, वैन वॉज आसियान इस्टेब्लिश, आसियान कब इस्टेब्लिश हुआ? अगर अभी आपने मेरा एक्सप्लेनेशन देखा है, सुना है अच्छे से, तो याद होगा आपको आसियान की स्थापना कब हुई। 1945, 1967, 1968, 1970। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, 1967। 1967 अभी एक्सप्लेनेशन में भी बताया, 1967, 8 अगस्त 1967। और बैंकॉक डिक्लेरेशन याद रखना, बैंकॉक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू आसियान फॉर्मेशन, ठीक है, आसियान के फॉर्मेशन से रिलेटेड है बैंकॉक डिक्लेरेशन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आसियान वॉज इस्टैब्लिश आफ्टर द साइनिंग ऑफ। अच्छा, ये भी एक्सप्लेनेशन से, जो मैंने एक्सप्लेनेशन अभी बताया है क्वेश्चन नंबर 17 में, उसी से रिलेटेड है। आसियान की जो स्थापना है वो कहाँ पर हस्ताक्षर, किस पर हस्ताक्षर यानी साइन करने पर हुआ? बैंकॉक डिक्लेरेशन, पेरिस डिक्लेरेशन, लंदन डिक्लेरेशन या मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी? मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी बता चुकी हूँ, अगर नहीं पता है अभी भी तो फर्स्ट पार्ट, इसी चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट देखना, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया सारे ट्रीटी से रिलेटेड टू यूरोपियन काउंसिल, ओके, यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। इसके बाद बैंकॉक डिक्लेरेशन, अगर याद होगा तो बैंकॉक डिक्लेरेशन जो है वो रिलेटेड है आसियान के फॉर्मेशन से, राइट डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ, आसियान डिक्लेरेशन या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन इज अ फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ, फुल फॉर्म क्या है आसियान की? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इट वॉज फॉर्म इन बैंकॉक, कहाँ और कब? ऑन 8 अगस्त 1967। बहुत ही 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, IMPST से याद रखना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ओके, ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। अदर 5 का के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। Now, question number 21. What is the number of member countries in ASEAN at present? ASEAN में सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? मैंने बताया 5 तो फाउंडिंग मेंबर्स थे, बट बाकी के कहाँ, कितने और देश बाद में शामिल है? टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 10, 12, 22 या 24? तो माय डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है, बता चुकी हूँ कि 10 कंट्रीज अभी एट द टाइम 10 कंट्रीज हैं आसियान में। 5 फाउंडिंग थे, बाद में 5 ने ज्वाइन किया। अब बात करेंगे वो 5 कौन से? IMPST यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर से तो याद करा दिया मैंने, 5 फाउंडिंग फादर्स। अब अदर 5 याद करेंगे, ठीक है। आसियान ब्रिंग्स टुगेदर 10 साउथ ईस्ट एशियन स्टेट, 10 साउथ ईस्ट एशियन राज्यों को मर्ज करके बना है आसियान। कौन कौन से? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन। ये सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है व्हिच इज कॉल्ड आसियान, द साउथ ईस्ट एशियन, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। याद करना, ब्रुनई, कंबोडिया, ठीक है, इंडोनेशिया पहले से ही था, लाओस, ठीक है, उसके बाद म्यांमार, बर्मा जिसे कहा जाता था, ये सारी कंट्री, वियतनाम, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, ये सारी कंट्रीज जो हैं रिलेटेड है। टोटल 10 कंट्रीज है, ब्रुनई,
Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam. ये 10 countries are there. ठीक है, किसमें आर इन आसियान ऑर्गेनाइजेशन। आसियान ऑर्गेनाइजेशन में 10 कंट्रीज हैं, जिसमें से 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, 5 बाद में लेटर ऑन ज्वाइन करते हैं आसियान को। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टॉक्स ऑफ पैडी आर देयर इन आसियान फ्लैग। आसियान का झंडा अगर आपने देखा है, बुक चैप्टर कभी पढ़ा है आपने, ठीक है, 12th में, तो आसियान के झंडे में धान की कुछ बालियां, मतलब कि आसियान का जो लोगो है, झंडा है, फ्लैग है, उसमें उसमें कितनी बालियां हैं, ठीक है, कितने स्टॉक्स ऑफ पैडी हैं। झंडे को देखा होगा, बाद में अभी दिखाऊं स्लाइड में, याद है तो बताइए, 5, 10, 15 या 22, कितनी बालियां स्टॉक्स हैं पैडी की। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 10। और 10 क्यों है, आप रेजोनेट कर सकते होंगे 10 क्यों, क्योंकि 10 कंट्रीज है ना शामिल आसियान ऑर्गेनाइजेशन में, तो वही 10 कंट्री के लिए ये 10 पैडीज, मतलब कि स्टॉक ऑफ पैडी इस लोगों में, आसियान के फ्लैग में है। ठीक है, धान की बालियां हैं। तो ये पिक्चर से रिलेटेड था, याद रखना, हो सकता है पूछ लें। Now, question number 23. India has signed free trade agreement with the which ASEAN member country? इसमें से वो आसियान कंट्री बताना है जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर किया है, साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। कौन सी कंट्री ढूंढनी है? आसियान कंट्री। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो बता देंगे फटाफट कौन सी है, कौन किसके साथ की होगी। यूके, चाइना, अमेरिका, सिंगापुर। ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, सिंगापुर किसके साथ साइन कर सकते हैं? आसियान कंट्री। अगर आपको आसियान कंट्री के 10 कंट्रीज के बारे में पता है, आसियान ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो 10 कंट्रीज हैं, तो आप इजीली इसमें से सबको एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचेंगे, जो कि है ऑप्शन डी, सिंगापुर के साथ, क्योंकि यूके आसियान में है ही नहीं, चाइना आसियान में है ही नहीं, अमेरिका भी आसियान में नहीं है फाउंडिंग मेंबर्स में, यानी कि मेंबर कंट्रीज में, सिंगापुर है। तो इसीलिए सिंगापुर इज राइट, यानी सिंगापुर आसियान के मेंबर, सिंगापुर के साथ साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है साइन। ओके, कब? It was signed on 29 June 2005. It came into force on 1 August 2005 में the ASEAN India Free Trade Agreement, जिसका आफ्टा कहते हैं। ए से आसियान, आई से इंडिया, एफ से फ्री, टी से ट्रेड, A से agreement is a free trade agreement among the 10 member states of the Association of Southeast Asian Nation and India। यानी कि जो आफ्टा है, एशिया आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, जो कि 2005 में फोर्स में आया, ये किसके बीच में? 10 कंट्री आसियान की और साथ में इंडिया में, इनके बीच में क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, राइट। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 पहुंचते हैं। व्हाट इज आसियान वे और आसियान स्टाइल क्या है? आसियान वे या आसियान शैली क्या है? लाइफ स्टाइल ऑफ आसियान मेंबर कंट्री, आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली है आसियान में, या द डिफेंस पॉलिसी ऑफ आसियान मेंबर, या आसियान सदस्य की रक्षा नीति है, या द इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव वर्किंग स्टाइल ऑफ द आसियान मेंबर, आसियान सदस्य के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है आसियान में, या फिर रोड कनेक्टेड ऑल द एशियन मेंबर्स ऑफ द कंट्री, या सभी आसियान सदस्यों को जोड़ने वाली सड़क है आसियान में। तो अगर सही आंसर इसका है ऑप्शन सी, कि आसियान वे मीन्स, आसियान स्टाइल मीन्स इनका काम करने का तरीका, कि इनफॉर्मली भी और कोऑपरेटिव वे में वर्क करते हैं, काम करते हैं एक साथ मिलके, जितनी भी कंट्रीज आसियान में शामिल है। ठीक है, कि अनौपचारिक रूप से सहयोगपूर्ण कोऑपरेटिव स्टाइल है इनका। तो यही है आसियान वे, कि जरूरी नहीं इन लोगों ने फॉर्मली, ये इनफॉर्मली भी फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉर्मली तो है ही, इनफॉर्मली वर्किंग स्टाइल और साथ में कोऑपरेटिव वर्किंग स्टाइल इज नोन एज आसियान वे, आसियान शैली कहा जाता है। अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण रूप से जो कामकाज करते हैं अपने एक साथ, उसमें अपने डेवलपमेंट के लिए, चाहे कल्चरली, इकोनॉमिकली, ठीक है, हर उसमें, हर स्फेयर में, तो यही है आसियान वे। ठीक है, इसे इसलिए इन्हें फ्लाइंग बीज भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पुट दैम इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डेट। इनको डेट के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, इनको क्रम अनुसार लगाना है, कब क्या हुआ। चाइना एंट्री इनटू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO में चाइना की एंट्री, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन का स्टैब्लिशमेंट, या स्टैब्लिशमेंट ऑफ आसियान रीजनल फोरम। इसके लिए सबकी डेट आपको याद होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन
ए, ठीक है। पहले 2 यानी कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई। फिर 3rd, फिर स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन हुआ। फिर 4th, स्टैब्लिशमेंट ऑफ आसियान रीजनल फोरम हुआ। फिर फर्स्ट चाइना की एंट्री हुई WTO में, ठीक है। करते हैं, देखते हैं चाइना की एंट्री कब हुई। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाइना की एंट्री 2001 में हुई। डेट देख लेते हैं, तभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे। स्टैब्लिशमेंट ऑफ EEC पढ़ा रखा है फर्स्ट पार्ट में, 1958 में हुआ था ट्रीटी ऑफ रोम से, जो कि 1957 में साइन हुआ। ट्रीटी ऑफ रोम 1957 में साइन हुआ और EEC जो काम में आया, फोर्स में आया, स्टैब्लिश हुआ 1958 में, 1 साल बाद हुआ। द EU वॉज क्रिएटेड बाय द मैस्ट्रिच, और EU से रिलेटेड मैस्ट्रिच ट्रीटी है जो कि 1992 में साइन हुआ और 1993 में EU एंटर्ड हुआ, फोर्स में आई ये ट्रीटी और EU स्टैब्लिश हुआ। और आसियान रीजनल फोरम कब स्टैब्लिश हुआ, 1994, और इन्हीं डेट को देखें तो इसलिए ऑप्शन ए सही था। Now question number 26, in which year Look East policy was adopted? किस साल लुक ईस्ट पॉलिसी अडॉप्ट किया गया इंडिया के द्वारा, यानी भारत द्वारा पूर्व की ओर देखो की नीति किस वर्ष अपनाई गई, ठीक है। 1947, 1950, 1991 या 2005। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1991 में। लुक ईस्ट पॉलिसी भी साथ ही साथ LPG रिफॉर्म्स जानते हैं आप, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमने भी अपने मार्केट को खोला, पहले हम भी अपने ही अंदर सोचते थे कि हम सारा काम अपने देश के अंदर ही प्रोडक्शन करेंगे, अपने देश की नीड खुद से पूरा करेंगे, पर जब हमारे पास डेट बढ़ता चला गया, ठीक है, तो हमें भी अपनी मार्केट इकोनॉमी को खोलना पड़ा, जैसे कि चाइना ने खोला था, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी डेंग जियाओपिंग ने, वैसे हमें भी अपना मार्केट खोलना पड़ा था। हमें भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने कंट्री में अलाउ करना पड़ा, ठीक है, कुछ बैरियर्स हटाने पड़े फॉरेन बिजनेस के लिए, ठीक है। तो यही रीज़न था, LPG रिफॉर्म भी हमने तभी किया और 1991 लुक ईस्ट पॉलिसी भी अपनाई गई, ठीक है। तो 1991 जो है ना ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है, कि कहीं ना कहीं हम देश के साथ जुड़े, पहले भी थे, बहुत सारे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये सब में थे हम, पर एक इकोनॉमिकल वे में देखें तो हमने 1991 में बहुत प्रोग्रेस किया, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को खोला। पढ़ लेते कौन उस समय प्राइम मिनिस्टर था, क्योंकि हो सकता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। लुक ईस्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द अर्ली 1990s व्हेन द कांग्रेस पार्टी PV नरसिम्हा राव, याद रखना उस समय के जो PV नरसिम्हा राव जी थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और साथ ही साथ PV नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। इट वाज एंडोर्स बाय द, फिर उसके बाद और भी प्राइम मिनिस्टर आए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, उन्होंने भी ये लुक ईस्ट पॉलिसी को इनिशिएट किया, पर शुरू PV नरसिम्हा राव ने किया, ठीक है। और साथ ही LPG रिफॉर्म भी था, वो भी PV नरसिम्हा राव के टाइम पे आया था, याद रखना, एक क्वेश्चन है मैंने डाला हुआ आगे की स्लाइड्स में। India's look east policy is an effort of cultivate extensive economic and strategic relation with the relation of Southeast Asia. Southeast Asia के साथ जुड़ने के लिए हमने लुक ईस्ट पॉलिसी इनिशिएट की 1991 में बाय द PV नरसिम्हा राव। सिंस 2014 के बाद इंडियन का गवर्नमेंट कौन, PM मोदी आए, ठीक है, उन्होंने लुक ईस्ट को चेंज करके क्या बनाया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पूछ सकता है लुक ईस्ट पॉलिसी का सक्सेसर कौन आया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कि सिर्फ हमें लुक के मतलब कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की तरफ देखना ही नहीं है, वहाँ पे जाके एक्ट भी करना है, एकदम कॉम्पिटिटिव वे में वहाँ पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी PV नरसिम्हा राव जी थे, पर इसका सक्सेसर के रूप में आया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि इनिशिएट किया गया PM मोदी द्वारा, जब वो 2014 में इलेक्ट होकर न्यूली प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने, ओके, प्रधानमंत्री बने तब। The policy was launched by the PM Modi at the 12th Asian India Summit. आसियान और इंडिया का समिट हुआ था म्यांमार में, बर्मा नहीं कहा जाता, म्यांमार कहा जाता है, वहाँ पे। तो वहाँ पे PM मोदी ने घोषणा की कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम करेंगे, ओके। तो ये क्यों था, द पॉलिसी शिफ्ट इज इनिशिएटेड टू प्रमोट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी एंड कल्चरल रिलेशन विद द वास्ट एशियन पैसिफिक रीजन एंड डिफरेंट लेवल। साथ ही साथ पैसिफिक रीजन भी कवर किया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी कवर की। तो याद रखना लुक ईस्ट पॉलिसी का सक्सेसर कौन था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी इज रिलेटेड टू PV नरसिम्हा राव 1991 में, अर्ली 90s में, और 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी चेंज इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी बाय द PM मोदी, ओके। Now, question number 27. China ended its isolation in 1972 by starting bilateral relation with which country? चाइना ने 1972 में किस देश के साथ दो तरफा संबंध शुरू किया और अपने एकांतवास को खत्म किया, कि अब अकेले नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, इंटरनेशनल अफेयर्स में भी हमें पार्टिसिपेट करना है। किसके साथ रिलेशन शुरू किया, रशिया, अमेरिका, इंडिया, जापान। तो
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका के साथ। कौन थे उस समय? यूएस के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन और चाइना के थे माओ जेडोंग। तो 1972 में इन्होंने अपने रिलेशन की शुरुआत करी, ठीक है, और स्टार्ट किया बायलैटरल रिलेशन, ठीक है, दो तरफा एक समझौता किया ताकि वो अपना चाइना अपना आइसोलेशन कहीं हट कर एक पिछड़ा हुआ कंट्री ना रह जाए, उसे भी इंटरनेशनल अफेयर्स में यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हिस्सेदारी करने का मौका मिले। तो बायलैटरल रिलेशंस बनाए गए। किसके साथ चाइना ने बनाया? फर्स्ट अमेरिका के साथ। कब बनाया? इन 1972। याद रखना उस समय के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन थे और चाइना के माओ जेडोंग थे। Now question number 28. In 1962 there was a border fight between the India and China over which state? 1962 में भारत और चीन के बीच किस राज्य को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई? 1962 में लड़ाई हुई थी, ठीक है, वॉर हुआ। किसके अगेंस्ट में? हमारा हुआ। किसके साथ? चाइना के साथ लड़ाई हुई, ठीक है। इंडिया वॉर फेस कर रहा था, पर किस रीजन से? कौन सा उनका कन्फ्लिक्टेड जो एरिया था, मतलब कि जो जहाँ पे लड़ाई थी, ठीक है, जो मेजर प्रॉब्लम था, जो जो एरिया, वो क्या था, वो ढूंढना है। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या ए एंड बी बोथ। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड बी। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का जो एरिया था ये कन्फ्लिक्टेड एरिया था, ठीक है। हमारे पॉइंट ऑफ क्लैश थे कि हमारी लड़ाई किस चीज़ पे थी, अरुणाचल प्रदेश के एरिया पर और लद्दाख के एरिया पर, ठीक है। वो चाइना का मानना था कि वो कुछ हिस्सा उनका है, ठीक है, पर वो तो हमारा था। तो इस रीजन में, तो इस रीजन जियो पॉलिटिकल एक्सपेंशन का ये एक पॉइंट है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में हमारी लड़ाई। सिक्किम को तो उसने चाइना ने पहले से ही कह दिया था कि हाँ सिक्किम हमारा पार्ट है, मतलब इंडिया का है, मान लिया था। पर अरुणाचल प्रदेश में अभी भी आप देख रहे हैं बीच बीच में कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, ठीक है, बीच बीच में मुद्दा उठ ही जाता है, न्यूज़ में देखते होंगे। तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के रीजन में, ठीक है। तो चाइना बहुत सारे रीजन, अरुणाचल प्रदेश, हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, हमारा जो लद्दाख है, उसके कुछ रीजन को हमेशा ये अनाउंस करता रहता है कि उसका है, ठीक है, चाइना का है, पर ऐसा नहीं है। इसी वजह से पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख बिटवीन इंडिया, बिटवीन अस एंड चाइना। चाइना और हमारे बीच ये पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज और लद्दाख। याद रखना, सिक्किम नहीं है। ए एंड बी इज राइट। नाउ सीनो इंडिया वॉर टुक प्लेस कब हुआ? नवंबर 1962 में, ठीक है, याद रखना। नाउ व्हाट इज द एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ SEZ? क्या है SEZ की फुल फॉर्म? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इको जोन, स्पेशल इलेक्ट्रिक जोन, स्पेशल इनकम जोन। तो सही आंसर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की फुल फॉर्म है। क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? एक ऐसा एरिया होता है इन विच बिजनेस एंड ट्रेड लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। मान लो कि इंडिया कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे SEZ लागू है, ठीक है, तो वहाँ पे ना ट्रेड करने के जो कानून होंगे ना पूरे भारत में अलग होगा और उस एरिया में कुछ अलग होगा, ठीक है। यही होता है SEZ, ठीक है। आर लोकेटेड विद द कंट्रीज नेशनल बॉर्डर एंड देयर एम टू इंक्लूड इंक्रीजिंग ट्रेड बैलेंस, एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे कुछ मोटिव्स होते हैं ताकि ट्रेड को बढ़ाया जा सके, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे कुछ अलग ही नियम कानून चलते हैं उस एरिया पे, जिस एरिया को SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 से शुरू होता है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। याद रखना SEZ क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कुछ लॉज, ट्रेड से रिलेटेड जो लॉज होते हैं कुछ डिफरेंट होते हैं बाकी पार्ट ऑफ कंट्री से, ठीक है। अदर पार्ट पे कुछ और होंगे, वहाँ पे थोड़े से छूट होती हैं, ठीक है, कुछ अलग से कानून होती है ताकि ट्रेड बैलेंस को बढ़ाया जा सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सके, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके, ठीक है, याद रखना। Now question number 30, which is the only country in Asia including a group 8 country? ग्रुप 8 में एशिया का कौन सा इकलौता कंट्री समूह 8 का एक देश है, ठीक है, यानी समूह 8, एक G8 है कंट्री, ठीक है, G8 एक ग्रुप है कंट्रीज का। उसने पूछा है कि एशिया का कौन सा कंट्री G8 में है? चाइना, जापान, इंडिया, म्यांमार। तो सही आंसर है जापान। जापान जो है ग्रुप 8, ये बहुत ही जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जो वेल इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, जिसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वो है G8 के ग्रुप में शामिल, ठीक है। तो इसमें एशिया के इकलौता कंट्री जापान शामिल है G8 में, याद रखना।
तो द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट 6 लीडिंग कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड अमेरिका। ठीक है, पहले 1975 में पहले ये बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कनाडा आया तो फिर ये G7 बन गया, और फिर रशिया के आने के बाद ये G8 हो गया। याद रखना, पहले 6 कंट्रीज थी, कौन? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट एंड अमेरिका। ठीक है, 1975 में मिलते हैं और G6 बनाते हैं। पर उसके बाद में 1976 में कनाडा ज्वाइन करता है, कनाडा के ज्वाइन करते ही 7 G7 हो जाता है, यानी ग्रुप 7 बन जाता है। फिर 1998 में रशिया आ जाता है तो ये G8 बन जाता है। द G8 ग्रुप 8 इज द जी। तो इसलिए ग्रुप 8 में कौन कौन शामिल है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड अमेरिका। ठीक है, तो जापान एशिया में है। ठीक है, बाकी ये सारी वेस्ट की कंट्रीज है, इसलिए रशिया को फिर से मतलब कि निकाल दिया गया। ठीक है, नहीं माना जाता, इसीलिए तो G7 दोबारा से हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज LPG? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको। व्हेन वाज LPG पॉलिसी फॉर्म्ड? LPG पॉलिसी कब फॉर्म की गई? 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1995 में। तो सही आंसर 1991 में। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। LPG, एल मतलब लिबरलाइजेशन, उदारवाद, पी से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, जी से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। उदारवाद, निजीवाद, निजीकरण, उदारवाद, उदारीकरण, निजीकरण। एल से लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, बी से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, जी से ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। याद रखना, हिंदी में एल से लिबरलाइजेशन उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, जी से ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। मतलब ये समझाऊंगी ये क्या है। बाकी ये कब इनिशिएट किया गया? 1991 में, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। कब? 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब 1991 में इसको इनिशिएट किया गया। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दे हैव द ट्रांसफॉर्म द वे इन इंडिया एंड इकोनॉमिक वर्क एंड ओपन द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स। वर्ल्ड में भी ट्रेड एंड कॉमर्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इसलिए पूरी इकोनॉमी को खोला गया। ठीक है, वो इनिशिएट किया गया, पूरे वर्ल्ड के साथ जोड़ा गया। अब लिबरलाइजेशन का मतलब लिबरलाइज किया गया इकोनॉमी को, ताकि फॉरेन से भी जो कुछ अगर कोई कंपनी आना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकती थी। प्राइवेटाइज किया गया मतलब अब जो सब कुछ सरकार जो कंट्रोल करती थी ना, इससे कोशिश किया गया कि अब सरकार ही सब कुछ ना कंट्रोल करे, कुछ लोगों को भी अधिकार दिए जाए अपनी कंपनी खोलने का। ठीक है, इजी किया गया कि कोई अपना आदमी कोई भी इजीली बिजनेस कर सकता है। ठीक है, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो प्राइवेटाइज किया गया। और ग्लोबलाइजेशन जरूरी था, क्योंकि अकेले आइसोलेशन में नहीं जी सकते थे। चाइना ने भी अपना आइसोलेशन खोला। ठीक है, तो इसीलिए हमें भी आइसोलेशन अपना तोड़ना था, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि विश्व में हम अकेले नहीं हैं। हम सोच लें कि हम अकेले अकेले रह ले पूरे विश्व में, बहुत जरूरी, ऐसा संभव नहीं है। हमें सबके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है, क्योंकि वो हमें भी इफेक्ट करेगा, इसलिए ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और ये वैसे वेस्टर्न आइडियोलॉजी थी, जो कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन तो, और ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट था, वैश्वीकरण। ठीक है, क्योंकि हमें देश दुनिया की चीज़ें भी हम पे इम्पैक्ट डालती थी। जैसे ब्लू जेन्स के बारे में पढ़ा होगा, अमेरिका की संस्कृति है, हम तक पहुंची। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कोरोना है, एक जगह हुआ पर हम पे इम्पैक्ट आया ना, पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट आया, चाइना से शुरू होकर। इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स और बेनिफिशियल इफेक्ट्स सब हैं, पर इसलिए ज़रूरी था प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, यानी LPG को फॉर्म किया गया, रिफॉर्म किया गया। कब किया गया? 1991 में, बाय नरसिम्हा राव, तब के प्राइम मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इसी के साथ हमारा आज चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो स्टूडेंट लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये अगर लाइक आप करते हैं, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। ठीक है, क्योंकि अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो मैं जर्नल टेस्ट की भी आपकी क्लासेस आगे लगाऊंगी। जर्नल टेस्ट का जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कराऊंगी आपके अपने चैनल CUT प्रेपरेशन पे। साथ ही साथ कमेंट करें जो आपका स्कोर है, इससे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। राइट, और फ्रेंड्स तक शेयर करें, और चैनल को फॉलो करते रहें। यहीं आपके सारे जो अपडेट्स होंगे वो भी मैं आपको दूंगी। राइट, और आगे जाके और भी डोमेन जो हैं, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, और भी सारे डोमेन्स हैं, वो भी कंप्लीट कराया जाएगा इसी चैनल पे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियोस आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।